अप्रैल का महीना था। इस साल कड़ाके की गर्मी हो रही थी। यहाँ एक सीतापुर नामक गांव में पानी के लिए लोग तरस रहे थे। पिछले कुछ महीनों से यहाँ इतनी तेज धूप हो रही थी। इस धूप ने तालाब, कुआं और झीलें सभी सुखा दिए। इस साल यहाँ इस गांव में सूखा पड़ गया था। सभी फसल भी नष्ट हो गई थी। फिर गांव वाले आपस में बात करते हैं। अरे भाई साहब, यही हाल रहा तो हम भूखे मर जाएंगे और ये गांव भी नष्ट हो जाएगा। क्या करें? अब हम तो कुछ कर नहीं सकते। अब तो गांव के सरपंच ही कुछ कर सकते हैं। गांव का सरपंच भी बहुत दिनों से बीमार था, लेकिन गांव के हित के लिए उसने एक सभा रखी। अरे बेटा, हमारे सरपंच साहब बहुत बीमार हैं। कल उन्होंने एक सभा रखी है। सरपंच ने सभा का ऐलान तो करवा दिया, लेकिन वह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। फिर वह सोचता है और कहता है, अरे गांव वालों, जैसा कि हम और आप पिछले महीने से देख रहे हैं, यहाँ स्थिति खराब चल रही है। हमारे इस गांव में सूखा पड़ गया है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम सभी गांव वासियों को दूसरे राज्य में भिजवा देंगे। फिर जब स्थिति ठीक हो जाएगी तो वापस आ जाना। तब तक मैं यहाँ अकेला रहूंगा और इस मुश्किल का समाधान करूंगा। ये कैसी बात कर रहे हैं सरपंच साहब? आप हम सभी को दूसरे राज्य में भेज देंगे और खुद यहाँ रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको हमारे साथ चलना होगा। सरपंच ने निश्चय कर लिया था कि वह ये गांव छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि इस मुश्किल का डट के मुकाबला करेगा। अरे नहीं नहीं मोहन, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे यहीं रहकर इस मुश्किल का समाधान निकलना है। सरपंच साहब, आप तो अपनी बात पर अटल हैं। ठीक है, तो मैंने भी एक निर्णय लिया है कि मैं भी आपके पास ही रहूंगा और इस मुश्किल का समाधान निकालूंगा। मोहन बहुत ही दयालु था और वह सरपंच के पास ही रह गया। फिर इन सभी गांव वालों को दूसरे राज्य में भिजवा दिए गए। मोहन बेटा, अब मुझे बहुत थकावट महसूस हो रहा है। मैं और ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। तुम मुझे मेरे घर तक ले चलो। जी सरपंच साहब, चलिए। सरपंच की वाकई में तबीयत खराब थी, इसलिए उसने मोहन से कहा कि अपने घर तक छोड़ दे। फिर सरपंच अपने घर पहुंचते ही बिस्तर पर लेट गया। फिर मोहन सरपंच का माथा चेक करता है, तब कहता है, अरे साहब को तो बहुत तेज बुखार है। मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाना होगा। मोहन को पता ही नहीं था, पूरा गांव खाली हो गया है। अब वह डॉक्टर कहाँ से लाए? फिर मोहन कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि सभी गांव वाले दूसरे राज्य में पहुंच गए हैं। अब यहाँ तो डॉक्टर मिलने से रहा। अब मुझे गांव से बाहर शहर में जाना पड़ेगा। ज्यादा समय न गवाते हुए मोहन शहर की तरफ निकल दिया। फिर मोहन चलते चलते कुछ दूरी पर आ जाता है तो उसे बचपन का दोस्त विक्रम मिल जाता है। फिर वह कहता है, अरे मोहन, तू भूल गया, मैं तेरा बचपन का दोस्त। हाँ, याद आया। और सुनाओ, कैसे हो? तुमने तो कोई खबर ही नहीं ली। पता नहीं कहाँ चले गए थे। मोहन, मैं उस गांव से निकलकर इस शहर में आ गया हूँ। और तुम बताओ, अपने बारे में तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अरे यार, वो हमारे गांव के सरपंच जी है ना, उनको बहुत तेज बुखार है, इसलिए शहर से डॉक्टर बुलाने आया हूँ। क्यों? तुम्हारे गांव में भी तो डॉक्टर थे, कहाँ गए? विक्रम, बहुत लंबी कहानी है। चल, तुझे चलते चलते बताता हूँ। फिर रास्ते में चलते चलते मोहन विक्रम को सभी हाल बता देता है। फिर विक्रम कहता है, एक मिनट, मोहन, इस मुश्किल का समाधान मिल गया। मेरे दादाजी कहा करते थे, सालों वर्ष पहले भी इसी तरह की स्थिति आई थी। तब उन्होंने बताया, इसका एक ही उपाय है, काले पहाड़ियों के बीच
पंचावृटी नाम का एक पौधा है, मगर इसको हर कोई हासिल नहीं कर सकता। इसमें बहुत खतरा है मोहन। क्यों नहीं हासिल कर सकते हैं? मुझे गांव वालों के लिए हर खतरा उठाना मंजूर है। मेरे भाई, इस रास्ते की एक विशेषता है कि यहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है, और पंचावृटी पौधा लेना इतना आसान नहीं है। यह काली पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित है और वहाँ घना जंगल है। कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे हमारे गांव के सरपंच साहब के यहाँ डॉक्टर भेजना होगा। विक्रम, तुम एक काम करो, तुम शहर से डॉक्टर लेकर सरपंच जी यहाँ पहुंचो और मुझे उस जंगल का रास्ता बता दो। मैं वहां जाता हूँ। ठीक है मोहन, जैसी तुम्हारी इच्छा में डॉक्टर लेकर सरपंच जी के यहाँ जाता हूँ। जाने से पहले तुम्हें काली पहाड़ियों का रास्ता बता देता हूँ। फिर विक्रम मोहन को काली पहाड़ी जाने का रास्ता बता देता है। फिर वह चला जाता है। फिर मोहन भी विक्रम के बताए हुए रास्ते पर आगे चलने लगता है। फिर जब गांव में विक्रम डॉक्टर को लेकर पहुंचा, तब वह कहने लगा, अरे ये कहाँ ले आए तुम? जी, ये गांव में तो हरियाली नाम का कुछ भी नहीं। बहुत बुरी स्थिति है। डॉक्टर साहब, बस कुछ ही दूर में हम सरपंच जी के यहाँ पहुँच जाएंगे। कुछ ही समय में विक्रम और डॉक्टर सरपंच के घर पहुंच जाते हैं। सरपंच सो रहा होता है। फिर विक्रम कहता है, सरपंच जी उठिए, मैं तुम्हारे इलाज के लिए डॉक्टर लाया हूँ। विक्रम की बात सुनकर सरपंच जाग जाता है और कहता है, तुम कौन हो और मोहन कहाँ है? अरे सरपंच जी, मैं विक्रम हूँ, मोहन का दोस्त। वो क्या है ना मोहन, इस गांव की स्थिति सुधारने के लिए पहाड़ियों के बीच गया है। उसने मुझे भेजा है आपकी सहायता के लिए, मैं आपके इलाज के लिए। मैं डॉक्टर लाया हूँ, अब आप जल्दी ठीक हो जाओगे। विक्रम सरपंच को सारी बात बता देता है। फिर डॉक्टर सरपंच जी का इलाज शुरू कर देता है। फिर मोहन आधे रास्ते पर पहुंच जाता है। फिर उसे 2 रास्ते नजर आते हैं। 2 रास्तों पर अलग अलग बोर्ड लगा होता है, उसमें कुछ लिखा होता है। फिर मोहन देखता है और कहता है, अरे ये क्या, ये इसमें क्या लिखा है? भटकाऊं और इस रास्ते में काला साया लिखा है। समझ नहीं आ रहा, इन दोनों रास्ते में से कौन से रास्ते में जाऊं? मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता सही है। फिर मोहन को अपने गुरुजी की बात याद आती है कि जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा होना चाहिए। इसलिए उसने काला साया वाला रास्ता चुना और वह उस रास्ते से जाने लगा। मोहन के इस रास्ते पर कदम रखते ही चारों तरफ अंधेरा छा गया और वह दूसरे रास्ते पर आ गया और डरावनी आवाज आने लगी। फिर मोहन के सामने एक बूढ़ा आदमी आया और कहने लगा, बेटा लौट जाओ वरना मारे जाओगे। जब तक मैं पंचावृटी पौधा हासिल ना कर लूं, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मोहन को अंदर से डर भी लग रहा था, मगर उसने अपने डर को बाहर नहीं आने दिया। कुछ समय बाद वह बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। फिर मोहन आगे बढ़ता चला जाता है। आगे चलते चलते बहुत दूर से काली पहाड़ी नजर आती है। फिर मोहन कहता है, अरे वाह, वो रही काली पहाड़ी। मुझे सावधानी रखनी होगी। पहाड़ियों के बीच बहुत सारा जंगल है, वहां तक जाने में मुझे खतरा हो सकता है। अगले ही पल मोहन के पीछे से काली परछाई आ जाती है। फिर मोहन को एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। फिर वह पीछे मुड़कर देखता है तो काली परछाई गायब हो जाती है। अरे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई नकारात्मक शक्ति है जो मुझे भयभीत करना चाहती है। मोहन के पास दादाजी से दिया हुआ गले में भगवान का लॉकेट था, इसलिए उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर दोबारा काली परछाई आती है और ठीक मोहन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मोहन डर जाता है और कहता है, कौन हो तुम और मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना बहुत पछताओगे है। इतना सुनते ही काली परछाई को भी समझ आ जाता है कि ये एक अच्छा इंसान है। फिर काली परछाई कहती है, मैं एक अच्छी आत्मा हूँ,
एक तांत्रिक ने मुझे परछाई में कैद कर दिया है। मैं काफी वर्षों से परछाई में कैद हूँ। मुझे आजादी मिल सकती है। सालों पहले एक भविष्यवाणी हुई थी। काली पहाड़ियों के बीच बरगद के वृक्ष के नीचे एक त्रिशूल है। वह त्रिशूल की पहली किरण से मुझे आजादी मिल सकती है और यह काम कोई अच्छा इंसान कर सकता है, और वो अच्छा इंसान तुम हो। बस तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। वैसे मैं भी वहीं जा रहा था, काली पहाड़ियों के बीच पंचावटी पौधा लेने। वो मेरा गांव मुसीबत में है। ठीक है, चलो चलते हैं। कुछ समय बाद मोहन और काली परछाई पहाड़ियों के बीच आ जाते हैं। यहाँ घना जंगल होता है। मोहन कंफ्यूज हो जाता है और काली परछाई से कहता है, हे परछाई, बताओ त्रिशूल कहाँ है जिससे तुम्हें आजाद किया जा सके? मैं तुम्हारे लिए पंचावटी पौधा ढूंढने में मदद करूंगी। मैं ऐसी स्थिति में तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ, वरना मैं आजाद हो गई तो तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं पहले तुम्हारा पंचावटी पौधा ढूंढ देती हूँ, फिर तुम बाद में त्रिशूल लेकर मुझे आजाद कर देना। ठीक है। फिर मोहन बरगद के वृक्ष के नीचे रखे त्रिशूल को ढूंढने चला जाता है और परछाई भी पंचावृटी पौधा ढूंढने लगती है। सूर्योदय होने में कुछ ही समय बचा हुआ था। आखिरकार परछाई ने पंचावृटी पौधा ढूंढ ही लिया। पौधा ढूंढने के बाद परछाई मोहन को बुलाती है। मोहन, मुझे पंचावृटी पौधा मिल गया। मोहन त्रिशूल ढूंढने में बिजी था। मोहन दूर से ही आवाज लगाता है और कहता है, अरे परछाई, में बरगद का पेड़ ढूंढ रहा हूँ। मैं जरा सा समय भी व्यर्थ नहीं कर सकता। तुम वहीं पौधे के पास रहना। मैं कुछ समय बाद में तुम्हारे पास आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना, सूर्योदय होने वाला है। कुछ ही समय बचा हुआ है मोहन। ठीक है। काफी समय ढूंढने के बाद मोहन को बरगद का वृक्ष मिल जाता है। फिर वह कहता है, अरे ये रहा त्रिशूल। कितनी मुश्किल से मिला है। चलो इस त्रिशूल को ले लेता हूँ, फिर परछाई के पास जाऊंगा। मोहन त्रिशूल लेकर परछाई के पास आ जाता है। फिर परछाई कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें समय से पहले ये त्रिशूल हासिल कर लिया। अब सूर्योदय होते ही मैं आजाद हो जाऊंगी। आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने पंचावृटी पौधा ढूंढ लिया। फिर सूरज की किरण निकलते ही इस त्रिशूल के माध्यम से काली परछाई आजाद हो जाती है और त्रिशूल गायब हो जाता है। फिर मोहन पंचावृटी पौधा ले लेता है और काली पहाड़ियों और जंगल से बाहर निकल आता है। चलो ये बढ़िया रहा, सब कुशल मंगल हो गया। अब मुझे गांव में जाना होगा और इस पौधे को लगाना होगा। कुछ समय में मोहन गांव में आ जाता है। सरपंच जी को पता था कि मोहन इस पौधे को लेकर अवश्य आएगा, इसलिए सरपंच जी ने गांव के सभी लोग वापस गांव में बुला लिए थे। फिर मोहन इस पौधे को लगा देता है। यह जादुई पौधा था। कुछ ही समय में आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश होने लगती है। सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। इस तरह सभी गांव वाले फिर से हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब अगली कहानी देखो। काशीपुर गांव में एक मोहन नाम का एक आदमी और वह अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। घर का खर्च चलाने के लिए मोहन के पास एक गाय थी। गाय का पालन पोषण करके वह गाय का दूध लेकर गांव-गांव, घर-घर में जाकर दूध बेचता था। दूध ले लो, दूध ले लो, ताजा ताजा दूध ले लो। अपने अपने गुफा से निकलो, देखो दूधिया आया। जल्दी आइयो और ताजा ताजा दूध ले जाओ। अरे भाई साहब, जल्दी दूध दो, मेरा बच्चा भूख से रो रहा है। हाँ हाँ बहन जी, ये लो।
मोहन के ताजे ताजे दूध की प्रशंसा गांव में दूर दूर तक फैली हुई थी। फिर गांव में जमींदार आता है। वह गांव से मुखिया से कहता है, अरे मुखिया जी, आज हमारा जन्मदिन है। हम सभी गांव वालों को दावत देना चाहते हैं। जी साहब, आपका हुक्म सलाखों पर। लेकिन साहब, ये तो बता दीजिए, दावत में क्या बनेगा साहब? मुखिया जी, दावत में कुछ नहीं, बस एक चीज बनेगी। बताइए मुखिया जी, गांव वालों को क्या पसंद है? ज्यादातर हमारे इस गांव में खीर बहुत प्रसिद्ध है। तो मुखिया जी, खीर का प्रबंध करो। और हाँ, खीर बनाने के लिए इस गांव के प्रसिद्ध दूधिया से ही दूध लेना। खीर अच्छी बननी चाहिए मुखिया जी। जी साहब, आप चिंता मत करो। जितने धन की आवश्यकता हो उतना धन हमारे घर से ले आना। ठीक है साहब जी। इतना कहकर जमींदार चला जाता है। फिर मुखिया जी सोचता है, इस गांव का दूध वाला तो एक ही प्रसिद्ध है, वो है मोहन। चलो मोहन के घर जाता हूँ। फिर मुखिया जी मोहन के घर आ जाता है। वहाँ उसे मोहन के पिताजी मिलते हैं। फिर मुखिया जी कहता है, अरे बाबूजी, मोहन कहाँ है? बेटा, वो तो दूध बांटने गया है। उसको आने में आधा एक घंटा लग जाएगा। तब तक मेरे पास बैठ जाओ, मोहन आता ही होगा। जी बाबूजी, मैं इंतजार कर लेता हूँ। 1 घंटे बाद मोहन घर पर आ जाता है। फिर मुखिया जी मोहन से कहते हैं, अरे मोहन, हमें दूध की जरूरत है। वो हमारे गांव के जमींदार साहब का जन्मदिन है, इसलिए हमें 20 किलो दूध चाहिए। जी मुखिया जी, चलो बाहर की ओर मैं आपको दूध देता हूँ। इस तरह मोहन मुखिया जी को बाहर ले जाता है और फिर दूध से भरा टैंक मुखिया जी को दे देता है। मोहन, ध्यान रहे, दूध अच्छा होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। आप ये चीज तो दिमाग से निकाल देना कि दूध में कोई मिलावट होगी। मेरे यहाँ दूध इतना शुद्ध और देशी है कि आप तुलना भी नहीं कर सकते। वाकई में मोहन के गाय का दूध बहुत शुद्ध और ताजा था। मोहन और मुखिया जी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। इतनी देर में मोहन का पुराना दुश्मन चुपके से आता है और सोचता है, अरे इस मोहन ने तो मेरा दूध का धंधा चौपट कर दिया। अब इसकी खैर नहीं। अब तो तू गया मोहन। मोहन का पुराना दुश्मन बदला निकालने के लिए वह दूध में कुछ पाउडर मिला देता है और भाग जाता है। चलो ठीक है मोहन, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। जी मुखिया जी, अगर कोई और जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। फिर मुखिया जी वो मिलावट वाला दूध लेकर चले जाते हैं। फिर जमींदार और सभी गांव वाले खीर खाकर बीमार हो जाते हैं। फिर जमींदार मुखिया के यहाँ उससे बात करने उसके घर पहुंच जाता है। फिर जमींदार मुखिया से कहता है, क्यों रे मुखिया, दूध कहाँ से लिया था तूने? तेरी छोटी सी गलती ने मुझे बीमार कर दिया और मेरे साथ साथ इन गांव वालों को भी। अगर हमें कुछ हो गया फिर तो तू गया। सोच लेना फिर तेरा क्या होगा। साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया है। वो तो मैं मोहन के घर से 20 किलो दूध लाया हूँ। अगर दूध में कुछ मिलावट होगी तो इसमें मेरा क्या कसूर? मुखिया सुन ले अपनी खैर। चाहता है तो उस मोहन के बच्चे को अभी के अभी यहाँ लेके आ। फिर मुखिया जी मोहन के यहाँ जाता है। मोहन सो रहा होता है। मोहन के पिताजी कहीं चले जाते हैं। फिर मुखिया कहता है, अरे मोहन, चलो मेरे साथ, तुम्हें जमींदार साहब बुला रहे हैं। मुखिया जी, वो मेरे पिताजी कुछ काम से कहीं चले गए हैं। उनके आने का इंतजार कर लेते हैं, फिर चलेंगे। नहीं नहीं मोहन, तुम अभी चलो, जमींदार साहब जल्दी तुम्हें बुला रहे हैं। ठीक है मुखिया जी, चलो साहब। फिर मोहन मुखिया के साथ चला जाता है। कुछ समय बाद मोहन के पिताजी आ जाते हैं और साथ में तलवार भी लाते हैं। उन्हें तलवारबाजी में कोई हरा नहीं सकता था। अरे मोहन कहाँ है बेटा? मुझे तेरी बेगुनाही का सबूत मिल गया। वो तो अच्छा हुआ, मैंने उस आदमी को दूध में कुछ मिलाते हुए देख लिया था। मोहन के पिताजी ने उस गद्दार को दूध में कुछ मिलाते हुए देखा। तभी पिताजी तलवार लेने चले गए। उन्हें पता था आगे क्या होने वाला है। फिर मोहन के पिताजी उस गद्दार को पकड़ने चले गए। क्यों रे मोहन, तूने दूध में क्या मिलाया?
हम सभी गांव वाले बीमार हो गए। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा दूध तो शुद्ध एवं ताजा था। मोहन, तुझे सजा तो मिलेगी, जरूर मिलेगी। जमींदार साहब मोहन को सजा देने का ऐलान करते हैं। फिर मोहन के पिताजी उस गद्दार आदमी को पकड़कर ले आते हैं और उसकी गर्दन पर तलवार लगा देते हैं और वह पोपट की तरह सारा सच उगल देता है। मुझे माफ कर दो मोहन, मैंने पुराना बदला निकालने के लिए मैंने दूध में पाउडर मिला दिया। मुझे माफ कर दो मोहन। विक्रम, मैंने तो तुझे सीधा साधा समझा था, मगर तू इतना नीच हरकत करेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। पता है तेरी इस गलती से कितने लोग बीमार हो गए? इस गलती की सजा तो तुझे मिलेगी। मोहन, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना कुछ जाने तुम पर आरोप लगाया। कोई बात नहीं साहब। फिर इस गद्दार को पुलिस के हवाले कर देते हैं और जमींदार साहब मोहन के पिताजी से भी माफी मांगते हैं और पहले की तरह सब कुशल मंगल हो जाता है। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।